बच्चों सभी लोग अपना फिजिक्स का पेपर देके आ चुके हैं और अब लास्ट जो पेपर आपका है, मेन पेपर जो है, हमारा पेपर जो है वो आने वाला है मैथ्स का। और हम लोग आ गए हैं और जो नहीं आए हैं उनको भी बुला लाओ। अब मैथ्स में 80 में से 80 ही लाने हैं, थ्योरी पार्ट में 80 में से 80 ही लाने हैं और वो लाने के लिए आ जाओ, सब लोग मिलके करते हैं तैयारी अपनी। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को, जो एमसीक्यू आएंगे 18 प्लस 2 करके 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट वाले सवाल, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। सारे चैप्टर्स से बताऊंगा कहां से कौन कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और जब तक सारे चैप्टर नहीं हो जाएंगे सब लोग लगे रहेंगे यहीं, आप भी और मैं भी, थकने की जरूरत नहीं है। चलिए चालू हो जाते हैं। और पहला चैप्टर कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए पहला क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिस क्वेश्चन के आने की, वो देखिए आपके सामने है। भाई रिलेशन फंक्शन की मैं यदि बात करूं स्पेशली रिलेशन वाले टॉपिक की, तो उसमें एक ही तो बात है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसी से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन कहा गया रिलेशन आर ऑन 1 2 3 इज गिवन बाय 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। तो आर रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बच्चों मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा जिससे कोई समस्या ना हो। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है? जैसे मेरा सेट है 1 2 3, तो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसलिए ये बन गया है रिफ्लेक्सिव। और वही बच्चों सिमेट्रिक के लिए क्या पता है हम लोग को? सिमेट्रिक में होता है यदि a कोमा b है तो b कोमा a होना चाहिए। और यहां देखो मेरे पास 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। वैसे क्वेश्चन तो खत्म हो गया है, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन सही लाना होता है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको चीजों को। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करो, ट्रांजिटिव में क्या सीखा है? ए बी है और बी सी है, ए बी है और बी सी है, तो क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। देखो बच्चों 1 2 है, 1 2 है इसमें और 2 3 है इसमें, तो क्या होना चाहिए था? 1 3 होना चाहिए था। अरे दिख रहा है क्या 1 3? कहीं नहीं दिख रहा ना, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिलेशन का। एक ये और क्वेश्चन है जो नया ट्रेंड में आने की उम्मीद है भाई इस बार। और ये ऐसा क्वेश्चन है, यदि ऐसा क्वेश्चन आप नहीं करके गए बच्चे तो ये गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ध्यान से समझिए, एक सेट गिवन है 1 2 3, आपको बताना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस याद है क्या? इक्विवेलेंस वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एच, तो 1 2 को कंटेन करने वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे बच्चों? देखो बच्चों रे, रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सबसे पहले। और इस सेट के ऊपर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 तो होने ही चाहिए। और आपको गिवन है कि इस रिलेशन में 1 2 है, तो इसमें एक 1 2 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब मुझे सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो होना ही चाहिए। अब देखो ये जो रिलेशन बना है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है। देखो जैसे 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। ये रहा 1 1। उल्टा करके देखो 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 होना चाहिए। ये रहा 2 2। तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक तो ये बन गया। दूसरा देखो जी 1 1 2 2 3 3, भाई कम से कम इतने सारे एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए इक्विवेलेंस बनने के लिए। अब कुछ एलिमेंट्स और बढ़ा के देखते हैं। तो एक एलिमेंट मैंने बढ़ा दिया 1 3, मैंने एक एलिमेंट बढ़ा दिया 1 3। अब मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो 1 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 1 होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए बच्चों, सिमेट्रिक बन गया है।
ट्रांजिटिव देख लेता हूं। यहां से देखो बाबू 2 1 है 1 3 है, तो क्या होना चाहिए 2 3 होना चाहिए, तभी बनेगा ट्रांजिटिव। तो 2 3 और होना चाहिए, और भैया 2 3 है तो और कौन होना चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 होना चाहिए, तो होना चाहिए 3 2। देखो सारे एलिमेंट इसमें टोटल आ चुके हैं। देखो इस सेट में 3 एलिमेंट थे ना, तो उनसे जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो 9 बनते हैं। मुझे लग रहा है 9 आ गए, 2 4 6 8 और 9 आ गए हैं, तो एक ये बनेगा, अब इससे बड़ा कोई बन नहीं सकता। तो इसका मतलब कितने बनेंगे टोटल रिलेशन, टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे बच्चों 2। एक ये बन गया और एक ये बन गया है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का है। बच्चों इस साल फंक्शन में कुछ बचा ही नहीं है, एक ही टॉपिक बचा है 1 1 on 2 वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसी से सवाल आएगा आया तो एक फंक्शन है FR2R fx = 2 + x²। इसके पूछा गया 1 1 है या 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है या कुछ भी नहीं है। भाई चेक करना तो याद है ना, कैसे चेक करते थे 1 1 on 2। 1 1 के लिए याद होगा fx1 = fx2 रखते थे। तो आइए 1 1 चेक कर लेते हैं। f of x1 = f of x2, यहां वैल्यू पुट कर दो रे बच्चों, तो बन गया 2 + x1² = 2 + x2²। 2 से 2 हो गया कैंसिल, x1² = x2²। तो बच्चों यहां से दो वैल्यू आ रहे हैं, +x2 और -x2। क्या सीखा है, यदि एक वैल्यू आए तो 1 1 होता है, एक से ज्यादा वैल्यू आए तो 1 1 नहीं होता है, मैनी 1 होता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ये 1 1 नहीं है बच्चों। अच्छा अभी रुक जाते हैं, 1 1 नहीं है, रुक जाते हैं, अभी एक ऑप्शन और भी तो है, 2 ऑप्शन है 1 1 नहीं होने के, ये और एक ये। इसका मतलब अभी हमें क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। जल्दबाजी मत करना जैसे मैंने कर दी थी, अभी जल्दबाजी नहीं करना। ऑप्शन देख लो, एक और है जिसमें 1 1 नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे भाई, इसका रेंज हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को y के इक्वल पुट करूंगा, सो y = 2 + x² आएगा, तो x² का वैल्यू आ गया है y - 2, सो x का वैल्यू आ गया √y - 2, √y - 2 प्लस माइनस के साथ। अब बच्चों इसको डिफाइंड होने के लिए y - 2 कैसा होना पड़ेगा, y - 2 > 0 होना पड़ेगा। इसका y का वैल्यू > 2 होना चाहिए। तो बच्चों इसका जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 से इन्फिनिटी, रेंज आ रहा है 2 से इन्फिनिटी। लेकिन कोडोमेन कितना है, कोडोमेन R है, तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, तो ना ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। ऑप्शन डी बच्चों हमारा करेक्ट होगा। एक बात और याद रखिएगा, जो 1 1 का दूसरा नाम होता है, 1 1 का दूसरा नाम और ऑन टू का दूसरा नाम, वो भी याद करके जाना ध्यान से। कभी ऑप्शन में 1 1 मिले ही ना, कुछ और मिले। याद करा दूं एक बार, 1 1 का यही याद लिख देता हूं। 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, 1 1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम बच्चों सर्जेक्टिव होता है, याद होगा आपको। और 1 1 और ऑन टू दोनों एक साथ आ जाएं तो उसका नाम होता है बाइजेक्टिव। तो बच्चों फंक्शन से यही क्वेश्चन आएगा यदि आना है तो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अब बच्चों हम पहुंच गए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। एक चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं बच्चों एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए। प्रिंसिपल वैल्यूज मेनली आनी है हमारी भाई आईटीएफ में, कोई फॉर्मूले वगैरह आने नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल इससे आने वाले हैं इस साल। तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, ये पूछे जाने के पूरे चांसेज है बच्चों। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, क्या होगा। अब इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये बात एक ध्यान रख लेना, यहां लिख देता हूं आपके लिए कि cos इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है, और कोट इनवर्स -x भी पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे गलती हो सकती है बच्चों की। बाकी जो साइन इनवर्स टेन इनवर्स होते हैं उनमें सीधे माइनस बाहर आ जाता है बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन को यदि मैं करता हूं, tan इनवर्स √3 का वैल्यू हो गया π/3। अरे tan 60 का वैल्यू होता है ना √3। अब यहां देखो कोट इनवर्स के अंदर माइनस है तो क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब बच्चे ये तो π/3 तो ठीक है, माइनस पाई भी ठीक है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया।
कोट इनवर्स रूट 3, कोट का वैल्यू रूट 3 कब होता है 30 डिग्री, मतलब कि π/6 पे होता है। ये देखो बच्चों π/3 और π/6 मिलके π/2 बन जाएगा, सो ये बन गया π/2 माइनस पाई, तो आंसर आ गया माइनस का π/2 बच्चों। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इस टाइप का क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस हैं और इसे बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो वही जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की डोमेन रेंज पक्के से याद कर लेना, डोमेन रेंज पक्के से याद कर लेना। मैं थोड़ी सी बता भी देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको ना बता भी देता हूं कि इसका डोमेन रेंज क्या होता है, वो बहुत जरूरी है। यदि वो याद नहीं होगा तो आपके आंसर गड़बड़ आ सकते हैं। तो पहले हम बात करता हूं साइन इनवर्स एक्स की। मेनली तीन ही होते हैं हमारे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन, यहां डोमेन लिख देता हूं और यहां रेंज लिख देता हूं। वैसे तो ये वाला टेबल आपको बहुत बार बनवाया होगा भाई, लेकिन फिर भी भाई अब लास्ट टाइम है तो करना तो पड़ेगा ना आपके लिए कुछ, तो लगे रहो। साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का बच्चों डोमेन -1 से 1 ही होता है और रेंज होता है 0 से पाई। और बच्चों टेन इनवर्स का डोमेन तो R होता है और रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के साथ। एक और लिख देता हूं चलो, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का डोमेन R होता है और रेंज होता है 0 से पाई ओपन इंटरवल के साथ बच्चों। तो ये बेसिकली आपको याद जरूर होने चाहिए। कई बार बच्चे इस सवाल में गलती क्या करते हैं, सीधे कॉस से कॉस इनवर्स हटाया 7π/6 आ गया आंसर, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि 7π/6 0 से पाई में नहीं आता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे भाई। जो 7π/6 है वो पाई प्लस π/6 होता है और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा है। ये बच्चों आ गया है। और अभी सिखाया था इसलिए पिछले वाले क्वेश्चन में यदि cos इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो पाई माइनस करके लिखते हैं, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। अब देखो बाबू ये जो π/6 है ये cos इनवर्स की रेंज में आ गया 0 से पाई में, तो cos इनवर्स cos π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/6। तो ये बन गया पाई माइनस π/6, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 5π/6 आंसर आ गया है। अब बच्चों आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर अब आने वाला है जिसका नाम है मैट्रिसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे, तो कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको सारे बताता चलता हूं जी। आज सारी समस्याएं दूर हो जाने वाली हैं आपकी भी, जो जो टाइप के बता रहा हूं सारे कर लो, पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं सबके। कहा गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। 1 और 2 से ही आपको मैट्रिसेस बनाने हैं। ऑर्डर रखा गया है 2/3। बच्चों 2/3 का ऑर्डर है तो एलिमेंट्स कितने होंगे 6, तो इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 होगा या तो वो 2 होगा। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सेकंड वाले के लिए 2, थर्ड वाले के 2, फोर्थ वाले के लिए 2, फिफ्थ वाले के लिए 2 और सिक्स्थ वाले के लिए भी 2। सबके लिए 2-2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो 0 होंगे या तो वो 1 होंगे। तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटी बन गई बच्चों 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, अरे इतना तो पता ही होगा, या वहां पेपर में बैठ के मल्टीप्लाई करोगे सबकी। 2 की पावर 6 का वैल्यू होता है 64 बच्चों मैट्रिक्स से जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो ये है। क्वेश्चन तो देखते ही पसंद आ गया होगा आपको। एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगा a i j का वैल्यू इस टाइप से कुछ गिवन है। व्हेन i इक्वल्स टू j 0 वैल्यू, i नॉट इक्वल्स टू j वैल्यू है 1। आपको फाइंड करना है a स्क्वायर का वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे जी, मैट्रिक्स बनाना तो हम लोग को आता ही है। जैसे ये जो मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ये a11 होता है, a11 है, तो इसमें i और j का वैल्यू इक्वल है, तो यहां लिखा जाएगा 0। ये वाले में ये a12 होता है, i और j इक्वल नहीं होता, तो यहां 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, ये a21 है और यहां वैल्यू आएगा बच्चों 0। तो ये मेरा आ गया है a, और मुझे क्या निकालना, मुझे a स्क्वायर निकालना है। तो भैया कर दो a को a से मल्टीप्लाई और आ जाएगा a स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, याद कर लो, ऐसे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं।
0 का 0 से, 1 का 1 से, और दोनों को ऐड किया तो आ गया 1। फिर ये वाले का ये वाले से करूंगा, ये आ गया 0। इस वाले का इस वाले से करूंगा, फिर से आ गया 0। इस वाले का इस वाले से करूंगा तो आ गया 1। ये आ गई 1 0 0 1। ऑप्शन डी मेरा हुआ एकदम से करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं बच्चों। दो मैट्रिसेस इक्वल, एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करने हैं जिससे कि ये दोनों मैट्रिसेस हमारे इक्वल हो जाएं। भाई बहुत बढ़िया से हम लोग जानते हैं दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देता हूं, तो यहां है 2x + 1 और वहां है x + 3। ये 2x + 1 और ये x + 3 दोनों को कर देते हैं इक्वल। x को इधर ले आओ, सो x और 1 को इधर ले जाओ 2। x का वैल्यू आ गया है बच्चों 2। अभी y का वैल्यू फाइंड करना है। किधर से जाओगे भाई, यहां से चलते हैं, आइए यहां से। y² - 5y = -6। सो y² - 5y + 6 = 0। फैक्टर करने तो आते हैं, ये तो बहुत बार करा होगा। 2 और 3 हो जाएंगे। सो y - 2 और y - 3। सो y का वैल्यू यहां से आ गया बच्चों 2 और 3। तो x 2 है और y 2 और 3 दोनों हो सकता है। x 2 है और y 2 और 3 दोनों हो सकता है, यहां से ऐसा आ गया। लेकिन इससे ना दो ऑप्शन सही बैठ पा रहे हैं। तो एक बात मुझे और चेक करनी पड़ेगी, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। भाई ये देखेंगे 3y = y² + 2 बच्चों। अब दो तरीके हैं, या तो इसको आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लीजिए और या तो यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए। क्या कह रहे हो, क्वाड्रेटिक अच्छे से आती है? अच्छे से आती हो तो अच्छे से कर लो भाई। ये लो y² - 3y + 2 = 0। यहां से फैक्टर हो जाएंगे y - 1 y - 2 = 0। y का वैल्यू आया 1 और 2। ध्यान रखना कौन सा वैल्यू लेना है, कॉमन वैल्यू लेना है। कॉमन वो वैल्यू देखो जो यहां भी है और यहां भी है, मुझे तो दिख गया, आपको भी दिख गया है, वो वैल्यू है 2। तो y का वैल्यू होगा 2 बच्चों। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 2,2। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बहुत चांसेस हैं आने के, ऐसे दो इक्वेशन दी रहेंगी। a + b का वैल्यू गिवन है, a - 2b का वैल्यू गिवन है। a का वैल्यू आपसे पूछा है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे जी, a का वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं b को एलिमिनेट करूंगा। तो उसके लिए जो फर्स्ट वाला मेरा इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2a + 2b। अरे याद है मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां देखो बच्चों 2 0 2 2 बन जाएगा। अब ये रहा a - 2b, ये कमजोर बच्चों के लिए यहां लिख रहा हूं भाई। आप इन दोनों को आप कर दीजिएगा ऐड। जैसे इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यहाँ a और यहाँ a कितना आ गया है 3a। तो ऐसे यहीं से देख के अंदाजा मुझे लग गया ये बी आंसर आने वाला है। इधर दोनों को ऐड कर लो, 2 - 1 हुआ 1, 0 + 1 1, 2 और 0 हुआ 2 और 2 - 1 हुआ 1। ये बच्चों आ गए। 3 को डिवाइड में भेजूंगा, ऑप्शन बी आ जाएगा बच्चों एकदम से करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। बच्चों मैट्रिक्स में ध्यान रखो, प्रॉपर्टी सारी अच्छे से पढ़ लेना, सारी डेफिनेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, वो सब ट्रांसपोज कैसे होता है ये सब पढ़ लेना। प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। मैं मेन आपको बता रहा हूं। कहा गया एक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है, तो x का वैल्यू क्या होगा। याद है सिमेट्रिक कैसा होता है, सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज A के इक्वल होता है। इसका मतलब कि जो ये वाला वैल्यू होता है और ये वाला वैल्यू होता है, दोनों इक्वल होते हैं। दोनों को इक्वल रख देता हूं। सो 2x + 3 = x - 1। x को उधर ले आओ तो 2x - x और इस 3 को उधर ले जाओ। देखो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया है -4 बच्चों, -4 आ गया है x का वैल्यू। ऑप्शन सी हुआ मेरा करेक्ट। अब बच्चों डिटरमिनेंट की तरफ को चलते हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड बातें हैं। भाई देखो मेरी फेवरेट दो प्रॉपर्टी है, उनसे सवाल तो जरूर आना ही आना चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो ये आपने पढ़ी है, k × a का डिटरमिनेंट। किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटरमिनेंट करें तो आता है k⁴n × डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यही वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो जरूर आना चाहिए, बाकी वही पेपर बनाने वाले की मर्जी है। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज इसमें हो रखी है। तो मुझे निकालना है 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा। 2a का डिटरमिनेंट तो ये होगा 2 की पावर, ऑर्डर देख लो कितना है, ऑर्डर है 3,
2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 2 की पावर 3 कितना होता है रे? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो 2 की पावर 3 हो गया 8, तो आंसर कौन सा आ गया हमारा? सी आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, ये भी फेवरेट प्रॉपर्टी है मेरे वाली, एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी। पहले बता दूं, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसमें काम आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -4 है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछा है, और ऑर्डर देख लो रे, ऑर्डर गिवन है आपको 3, तो n का वैल्यू 3 होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, 3-1 हो जाएगा 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? -4 है, और बच्चा रे -4 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? आ जाएगा 16, तो 16 है बच्चों आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक और प्रॉपर्टी है भाई। प्रॉपर्टी क्या काम करने वाली है? ए की पावर n का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n होता है। ये प्रॉपर्टी बेचारी बहुत सीधी है, किसी ने नहीं पढ़ी हो तो भी यूज कर लेगा बच्चा। अब यहां आ जाओ रे, यहां ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 729 है, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब 729 है, और 729 किसका क्यूब होता है भाई? बोलो बोलो, किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया है 9। अब बाबू रे, ये जो ए बना हुआ है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल ही लोगे रे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ गया है a² - 16 = 9। तो बच्चों ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया है 25, 9 + 16 25, तो ए का वैल्यू कितना आ गया भैया? ए का वैल्यू आ गया +-5 बच्चों। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ऐसे वाला, ऐसा आ गया, इसे तो कोई छोड़ के नहीं आने वाला शायद। एक छोटा सा डिटर्मिनेंट इधर, एक छोटा डिटर्मिनेंट उधर, दोनों इक्वल आपको गिवन है, तो भाई करने का क्या? वैल्यू निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करो 40, और इधर वैल्यू निकाल लो 18 और -14, ये ध्यान से करना भाई। तो ये आ गया 2x² - 40, और यहां मुझे लग रहा है 32 बन चुका है, तो 2x² आ गया बच्चों 72, ये उधर जाके ऐड हो गया रे। अब 2 से डिवाइड करूंगा तो x² का वैल्यू आ गया 36, तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों +-6 बच्चों, ये मिल गया आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से याद दिला देना चाहता हूं बच्चों, आप कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली ये वाला जो मेरा चैप्टर है मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट, इसके सारे कॉन्सेप्ट एक बार जरूर पढ़ लेना। अरे और भी कुछ नहीं कर सकते हो, जो एनसीईआरटी आपकी है उसके लास्ट में जो समरी लिखी होती है वो जरूर पढ़ लेना भाई 1-2 बार, जिससे सारी प्रॉपर्टी एक बार आपको याद हो जाएंगी। इसमें कहा गया कि मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जानते हो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारा मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है, तो वो भी नाम याद रख लो। सिंगुलर वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, नॉन सिंगुलर वो होगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, और इनवर्स किसका निकलेगा? जो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं, फिर देखेंगे 0 है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं जी, याद है निकालना कैसे निकालते थे? अच्छा याद है, ठीक है। तो पहले यहां से अब 2 लोगे, 2 लिया, इसका ये रो छोड़ा, इसका ये कॉलम छोड़ा, तो 2 × 3, और 2 × 3 हो गया 6, और -1 × 5। ए वाले कॉलम के अलोंग ओपन कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 तो आ ही रहा है, तो एक 0 आ गया, और फिर +1, इसको छोड़ा, इधर से आ गया 5 लैम्डा और -6 बच्चों। सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये बच्चों 6 - 5 हो गया 1, 1 × 2 हो गया 2, यहां देखो क्या बन चुका है 5 लैम्डा और +6, ऐसा बच्चों बन गया है 5 लैम्डा +6 बच्चों बन गया है बिल्कुल। तो ये कितना आ गया 5 लैम्डा +8, 5 लैम्डा +8 बच्चों आ गया है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब ये वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो लैम्डा का वैल्यू नहीं होना चाहिए -8/5 बच्चों।
तो बच्चों लैम्डा का वैल्यू -8/5 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा ट्रिक वाला सवाल आ गया इसमें, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी -8/5 उसने लिखा ही नहीं है। तो ये कह रहा है लैम्डा का वैल्यू यदि 2 हो गया तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? भाई यदि लैम्डा का वैल्यू -8/5 से अलग कुछ भी हुआ, -8/5 से अलग कुछ भी हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। यहाँ क्या लैम्डा 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 2 के इक्वल नहीं है तो उसमें तो -8/5 भी आ सकता है, तो वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसी -2 के इक्वल नहीं है तो वहां भी -8/5 आ सकता है, तो वहां भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कहां करेगा? लैम्डा का वैल्यू 2 होगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एक डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, डायगोनल मैट्रिक्स, और उस डायगोनल मैट्रिक्स का पूछा है इनवर्स। वैसे तो याद होगा, नहीं है तो अभी याद कर लो। किसी डायगोनल मैट्रिक्स का जब इनवर्स निकालते हैं तो उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल हो जाता है। डायगोनल वाले एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कर दो रेसिप्रोकल। कौन सा आ गया है ऑप्शन? ऑप्शन डी आ गया, बिल्कुल एकदम से करेक्ट। आओ बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा आ गया कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों कंटिन्यूटी में तो एक ही टाइप का सवाल है जो आने वाला है, इस टाइप का। इसके ऐसे आने के पूरे चांसेस हैं। एक फंक्शन आपको गिवन होगा, उसको कह देगा कंटिन्यूअस है और किसी अननोन का वैल्यू आपसे निकलवाएगा। ऐसे 5-4 सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लेना वही बच्चों। एक तो मैं भी करा देता हूं। ये एक फंक्शन गिवन है k cos x upon pi minus 2x when x is not equals to pi by 2 and 3 when x equals to pi by 2 is continuous at x equals to pi by 2। k का वैल्यू बच्चों बताना है। तो भाई हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन का वैल्यू और उस लिमिट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसमें मैं लिमिट निकाल लेता हूं बच्चों। इसमें x ग्रेटर देन पाई बाई 2 और x लेस देन पाई बाई 2 दोनों ही x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 में है, तो एक ही लिमिट डायरेक्टली निकाल देता हूं। तो इसमें मैं लिमिट पहले निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 fx। और हमने क्या सीखा है, हम यहां x को क्या पुट कर लेंगे, पाई बाई 2 माइनस h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों में निकालनी होती हैं तो एक बार लेफ्ट में पाई बाई 2 माइनस h, राइट में पाई बाई 2 प्लस h करते हैं। अब दोनों सेम ही आनी क्योंकि एक ही फंक्शन है, तो कोई सा भी आप पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। अब बच्चों इस फंक्शन में x के प्लेस पे पुट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस h, तो देखिएगा क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर बच्चों देखो क्या बन चुका है, k तो बेचारा k ही है, cos पाई बाई 2 माइनस h होता है sin h। यहां यदि आप इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो आ जाएगा 2h। अरे ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे पाई बन जाएगा ना, पाई से पाई कट जाएगा और 2h बचेगा। अरे इतना तो याद होगा ना कि साइन h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है, तो इसको मैंने 1 रख दिया, तो ये आ गया है k अपॉन 2। सो लिमिट का वैल्यू k अपॉन 2 आ गया है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमारा जो है k अपॉन 2 होगा किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। सो k अपॉन t को 3 के इक्वल रखो। सो k का वैल्यू आ गया है बच्चों 6, आंसर आ गया है 6 बच्चों, आ गया है आंसर। अब बच्चों चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। भाई ये चैप्टर तो आपने बहुत अच्छा कर ही रखा होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में कोई छोटा सा, और वो तो थोड़ा बहुत आपने डिफरेंशिएशन करा तो आप कर भी लोगे। मैं 2-4 सवाल आपको करा देता हूं किस किस टाइप के पूछने की संभावनाएं हैं। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बेसिकली पूछा भी गया था अभी जो हमारा ISC का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, डेरिवेटिव ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू 1/x आपको बताना है। तो हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ log x विद रेस्पेक्ट टू 1/x बच्चों। तो इसको कैसे करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ log x एंड डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ये बच्चों बन गया। अब log x का डेरिवेटिव होता है 1/x और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ये हो गया -1/x²। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ गया है बच्चों -x। तो आंसर आ गया बच्चों -x। एक और बच्चों क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का,
बच्चों सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन आने की भी बहुत संभावनाएं हैं, तो चेन रूल को अच्छे से करके जाना। ये देखो क्वेश्चन, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस e की पावर x, इसका निकालना है डिफरेंशिएशन आपको। भाई जिसको भी थोड़ा सा चेन रूल आता है बड़े आराम से करेगा। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा बच्चों रे, पहले आप log को डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ x के प्लेस में लिखा है cos e की पावर x, तो ये बन जाएगा 1/cos e टू दी पावर x। अभी इसमें यूज होगा चेन रूल, तो ये आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, cos e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। तो क्या बन गया रे, 1/cos e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन e टू दी पावर x, और फिर e टू दी पावर x को करेंगे उसका e टू दी पावर x आ जाएगा बच्चों। ये देखो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो ये आ गया माइनस का 10 e की पावर x, और ये क्या लिखा हुआ है e की पावर x। ये आ गया है बच्चों आंसर, ऑप्शन डी हुआ एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर से डिफरेंशिएशन से मैं वो आसान क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों जो 1 नंबर में आने लायक हैं डिफरेंशिएशन के। तो जी इसमें क्या कहा गया है, आपको y गिवन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डरना क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूं। आइए पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। अरे फार्मूले तो याद है ना, cos का माइनस साइन होता है और साइन का cos होता है। कह रहा है एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक बार और कर दूंगा जी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, साइन का हो जाएगा cos और cos का हो जाएगा माइनस साइन, ऐसा आ गया ये तो मेरा भाई। अब बच्चों यदि इससे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस, तो ये 5 cos x माइनस 3 साइन x बन जाएगा बच्चों। और 5 cos x माइनस 3 साइन x किसका वैल्यू है, वो तो y है, तो इसलिए आ गया है माइनस का y बच्चों। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया है। एक और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है एक छोटा सा, लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये स्पेशल वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल हम जो पैरामेट्रिक में क्वेश्चन करते हैं उनके आंसर टी के टर्म्स में ही आ जाते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं जैसे पैरामेट्रिक में करते हैं, और फिर वहां से x और y के टर्म्स में इनको ले आऊंगा। एक दूसरा तरीका है, मैं पहले इन दोनों से t को एलिमिनेट कर देता हूं और फिर डिफरेंशिएट कर देता हूं। दोनों से बताता हूं आपको, पहले फर्स्ट वाले से भी dy बाई dt फाइंड करेंगे, अरे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है ना अभी, तो ये बन गया बच्चों टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अभी बच्चों मैं फाइंड करता हूं dx बाई dt, dx बाई dt ये रहा, इसको करूंगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बच्चों। अब भाई dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई dx निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो इसको इससे डिवाइड कर दो भाई। अरे डिवाइड जब करोगे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से आप x को देखो, यहां जो मेरा x है वो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी एक्स है, और टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी वाई है। तो यदि मैं ऊपर नीचे यहां ऐसे t से डिवाइड कर देता हूं एक बार, तो ये देखो ऊपर वाला बन गया x और नीचे वाला बन गया है y, तो आंसर आ गया x अपॉन y बच्चों। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या बन सकता है बच्चों कि मैं यहां से t को एलिमिनेट कर देता हूं। तो एलिमिनेट करना बहुत ही आसान है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए, टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। एक बार लिख ही देता हूं, टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर और टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर बच्चों। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अरे जैसे स्क्वायर ओपन करोगे ना तो ये टी स्क्वायर वाले टर्म आपके कट जाएंगे, टी स्क्वायर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कटेगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कटेगा, यहाँ से आएगा एक प्लस का 2 और वहां से आएगा एक माइनस का 2 और एक माइनस यहाँ है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया है 4। तो अब टी एलिमिनेट हो गया है, तो अब इसको आप कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई dx, और 4 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा।
यहां से मैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो देखो आ गया है x अपॉन वाई। बच्चों दो तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लीजिए, x अपॉन वाई आएगा। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते चलते हैं, अब नए चैप्टर की तरफ आगे हैं। अब हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों वैसे तो ये जो चैप्टर है इससे बड़े क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, फिर भी ऑब्जेक्टिव में यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो कहां से आ सकता है? बेसिक या तो एक आपका रेट चेंज वाला क्वेश्चन आ सकता है या तो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला आ सकता है छोटा सा। तो एक रेट चेंज का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जी। कहा है एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इंक्रीज। तो देखिएगा बच्चों, एज को मान लेता हूं मैं x, तो dx बाई dt मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे वॉल्यूम का रेट चेंज निकालना है, रेट चेंज का मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक तो पहले भैया वॉल्यूम का फार्मूला याद होना चाहिए, याद है क्या? अरे क्यूब का वॉल्यूम होता है x क्यूब, इसीलिए तो कहते हैं क्यूब। अब dy बाई dt मुझे निकालना है, तो v को डिफरेंशिएट कर दो, आ गया रे 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब बच्चों dx बाई dt का वैल्यू है हमारा 10 और x का वैल्यू कितना दे रखा है? x का वैल्यू दे रखा है 5, तो यहां पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 10 कितना बन गया रे? 25 इंटू 3 75 इंटू 10 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों आइए बच्चे एक और क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, ये बेहद ही आसान सा है। ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में आया भी था भाई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है उन्होंने। बच्चे कई सारे गलत भी करके आए, इसको आप मत करके आना ऐसी गलतियां। देखो जी क्या पूछा गया है, ये मेरा जो फंक्शन है ये इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है ये आपको बताना है। भाई हम तो सब होशियार लोग हैं, सब जानते हैं इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएशन आ गया 36 माइनस 6x। 36 माइनस 6x बच्चों आ गया आपका आंसर। अब ये देखना ये पॉजिटिव कब होगा, तो इसको ग्रेटर देन 0 कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 36 ग्रेटर देन 6x, मतलब कि 6 ग्रेटर देन x, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं x लेस देन 6। ये नंबर लाइन पे यदि आपको दिखाऊं, ये है मेरा भाई 6, तो 6 से छोटे सभी वैल्यूज के लिए ये इंक्रीजिंग होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन ए हमारा आ गया है, इसमें होगा। लेकिन इसमें कई सारे बच्चों ने क्या गलती कर दी थी वो मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चों ने मुझे बताया था आने के बाद। बच्चा कह रहा है देखो सर -6 to 6, इसमें भी तो इंक्रीजिंग है। देखो यहां कहीं -6 होगा और यहां 6 होगा, उसमें भी इंक्रीजिंग है। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। फिर कह रहे हैं 0 से -6 में भी तो इंक्रीजिंग है, ये तो देख के उल्टा सा लग रहा है। 0 से 6 होगा, ये शायद मैंने गलत लिख दिया होगा, 0 से 6 तो हाँ उसमें भी बिल्कुल इंक्रीजिंग है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही करेक्ट है ना। तो आपको कंप्लीट आंसर देना है, कंप्लीट इंटरवल बताना है कौन सा है, और कंप्लीट कौन सा है? कंप्लीट तो ए वाला है, इसलिए ए ही सही आंसर है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही लिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई 1 नंबर में सवाल आएगा तो सिंपल ही आएगा, बहुत मुश्किल नहीं आने वाला। उसके लिए भाई 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी तो हैं, तो उन सबकी बारी आएगी। तो 1 नंबर में इजी ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। तो भाई इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे बच्चों। डिफरेंशिएशन ध्यान से करिएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, e की पावर -x का e की पावर -x इंटू -1, चेन रूल लग गया है बच्चों। यहाँ प्लस में आया, e की पावर -x को ऐसे ही रखा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। बोलो क्या हो गया? 2x। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कॉमन आ, e की पावर -x कॉमन आ गया है भैया, और एक x भी कॉमन आ गया है। चाहो तो एक माइनस का साइन भी कॉमन ले लो, तो यहां से एक x चला गया, तो यहां बचा 1x, यहां से x भी गया, e की पावर -x भी गया, बचा है 2, लेकिन मैंने तो माइनस भी बाहर ले लिया है, तो इसलिए हो गया है -2 बच्चों। अब देखो भाई जो e की पावर -x है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। बाकी के लिए मैं साइन स्कीम बना लेता हूं, एक पॉइंट आएगा 0 और एक पॉइंट आएगा 2, इनको 0 के बराबर रख के वैल्यू निकालते हैं।
अब यहाँ देखो बाहर नेगेटिव साइन है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा। बच्चों मुझसे पूछा गया डिक्रीजिंग कहाँ होगा, भाई डिक्रीजिंग होता है जहां नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव कहाँ है, देखो ये वाले पार्ट में नेगेटिव है और ये वाले पार्ट में नेगेटिव है। यहाँ कौन बैठा है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कौन बैठा है प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से 0, 2 से इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी आ गया है मेरा बच्चों करेक्ट बिल्कुल। तो ये भाई हमने फर्स्ट बुक, जो हमारी फर्स्ट बुक होती है रिलेशन फंक्शन से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक, पूरी करा दी है भाई। आधा काम हो चुका है। अब भी आप थोड़ा आराम कर लो, खाना पीना खा लो, फिर से आ रहे हैं थोड़ी देर में वापस। सेकंड वाली जो बुक है हमारी इंटीग्रेशन से स्टार्ट होगी, जो प्रोबेबिलिटी तक जाएगी, अब उसके साथ आएंगे भाई आपके साथ, और फिर पूरे 80 नंबर की तैयारी चलेगी। अभी आधा हो गया है, अब आधा एमसीक्यू सेकंड बुक से आ रहा है जल्दी।